नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं सुमित कुमार साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि हम सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाली जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स उनको बेहतर तरीके से कैसे स्टडी कर सकते हैं, है ना भाई। इस पर हमने डिस्कस किया था और बताया था पिछले क्लास में कि यदि हम 30 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैथ्स के यदि हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम व्यापम के तमाम परीक्षाओं में मैथ्स के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम के बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो अध्याय है नंबर सिस्टम, इसको हम लोग अध्याय नंबर 1 बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 1। इसका नाम क्या चीज है? नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में आज हम लोग बेसिक सी बातें नंबर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जातीय मान, स्थानीय मान और विभक्ति के नियम हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक और बात, यदि आप मेरे साथ अंत तक बने रहोगे तो जरूर बहुत कुछ सीखोगे, है ना। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से गणित को जड़ से समझ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति की जब शुरुआत होती है तो हमें सबसे पहले जानना होता है अंकों के बारे में। तो अंक कौन कौन से, इसको जान लीजिए। अंक क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? इसको काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा? 10, है ना। ये एक अंकों वाली संख्या भी है, लेकिन अगर हम केवल अंक बोले तो 0 से 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अंक कितने हैं? 10। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? काउंट करने के लिए जिन डिजिट का प्रयोग करते हैं हम लोग, या जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से। प्राकृतिक संख्याओं का जो ग्रुप होता है उसको n से दर्शाते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या है क्या, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और इधर आप आगे बढ़ते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करके आप जितना चाहो आगे बढ़ते जाइए, सारे डिजिट जान में आएंगे प्राकृतिक संख्या। मतलब आप बता सकते हो कि एक जो है क्या है यहाँ पर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत संख्या की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? 1 से होती है। हाँ, आप सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप नहीं बता सकते। ठीक है, चलो तो आई होप आपको समझ आएगा कि प्राकृत संख्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो चीज है पूर्ण संख्या। क्या थी? पूर्ण संख्या। ठीक है, अभी अभी हमने लिखा था 1, 2, 3, 4 और इधर आगे, है ना। जब सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो ये किसकी सीरीज होती है? प्राकृत संख्या का। अब यदि इसी सीरीज में लोग किसको जोड़ ले? 0 को। किसको जोड़ ले? 0 को। तो 0 से स्टार्ट होगा तो ये पूरा सीरीज किसका कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अच्छा, दोनों में कंपेयर करते हैं, ध्यान देना ना। देखो 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? प्राकृत संख्या। मतलब 1, 2, 3 पूरे सभी तो प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या की जब बात करूं तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब दोनों में फर्क कितना है? इसमें 0 क्या रहेगा? एक्स्ट्रा। अब एक सवाल है कि कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है? देख लीजिए 1 से तो कॉमन है, मतलब 0 जो है पूर्ण संख्या है बट प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। एक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा और पूर्ण संख्या 0 से। यहां पर 0 जो रहेगा वो रहेगा सबसे छोटी
पूर्ण संख्या। जैसे सबसे छोटा प्राकृत में क्या था, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 था, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, है ना भाई। और कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो याद रखना है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक पढ़ लिया हम लोग प्राकृत संख्या और दूसरा क्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या। तीसरा जानते हैं पूर्णांक। ठीक है, क्या जानेंगे, पूर्णांक। देखो अभी हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, इधर आगे बढ़ते गए। जब सीरीज मैंने 1 से स्टार्ट किया था तो क्या कहलाता था, प्राकृत संख्या। जब इसमें मैंने 0 को शामिल किया तो क्या कहलाता था, पूर्ण संख्या। अब यदि इसी सीरीज में जैसे 0 के बाद एक पूरा धनात्मक संख्या है और इसमें अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लूं, जैसे -1 -2 -3, तो ये जो पूरा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक में आपका प्राकृत संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा और इसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं का भी क्या रहेगा, समावेश रहेगा। तो ये सीरीज किसका कहलाएगा, पूर्णांक का। किसका कहलाएगा, पूर्णांक, जिसमें हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी समाहित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो निगेटिव वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इधर बढ़ते जाएगा, -4 -5 इधर, है ना। तो इनको कहा जाता है धनात्मक, सॉरी ये जो ऋणात्मक है ना, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक। और 1 से लेकर इधर को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। ये भी याद रखना कि -1 से इधर क्या कहलाता है आपका, ऋणात्मक पूर्णांक, और 1 से लेकर इधर क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो अभी हमने 3 बातें जानी। एक जाना प्राकृत संख्या, दूसरा जाना पूर्ण संख्या और तीसरा जाना पूर्णांक। ओके, चलो तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बाद आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्या। ध्यान से समझते हैं, परिमेय संख्या जिसको कहा जाता है रेशनल नंबर। देखिए यदि किसी डिजिट को या किसी नंबर को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। किस रूप में, p/q। p/q का मतलब होता है, एक रहेगा आपका अंश और दूसरा क्या रहेगा, हर, है ना। मतलब जब आप किसी संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे, मतलब ऐसा संख्या जिसमें अंश भी होगा और क्या रहेगा, हर भी रहेगा, उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। ओके, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जहां पर आपको ध्यान रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 3/5, 3/5, यहाँ पर 3 क्या चीज है, अंश है, और 5 क्या चीज है, हर है। तो 3/5 हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना एक और बात, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा केवल 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पास तो 5 बस है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 के बटे में तो कुछ नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब है कि 5 के बटे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया। इसका अर्थ ये है कि 5 के बटे में क्या चीज है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है क्या हो गया, अंश हो गया, और 1 जो है क्या हो गया, हर हो गया। मतलब 5 जो है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, मैं पूछूं अगर 5/0, क्या बोला, 5/0। अब यहाँ पर देखो 5 तो अंश है, लेकिन 0 क्या चीज है, हर है, और हमने कहा था कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आशा करता हूं कि आपको परिमेय संख्या की समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे डिजिट जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना भाई, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा सकता। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि जहां पर q किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल, मतलब हर जो है अगर क्या हो, 0 के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और मैं आपको कुछ डिजिट बताता हूँ ना, कुछ संख्याएं बताता हूँ जिसको हम लोग स्पेशली अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे कि ये हो गया √2 वर्गमूल 2, इसको वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती है इसको भी क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे और जानते जाएंगे। अच्छा, एक और बात रखना कि पाई जो है, पाई है ना भाई, जिसका मतलब होता है 22/7, लेकिन ये उसका एक्चुअल मान नहीं होता। तो पाई जो है ये भी अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का अगर डिजिट आपको दिखाई दे तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक और बात बताता हूं। मान के चलो मैंने लिखा √4, तो आप ये मत, अब ये आप ये कहोगे कि सर देखिए जैसे √2 है, √3 है, √5 है नहीं, ये क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह दे कि ये भी क्या चीज है करके, अपरिमेय। इसका ध्यान देना, जो √4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। अब अगर इसको 2 का पावर 2 करेंगे तो जो करनी होता है वो पावर से कट जाता है, घात 2 से कट जाता है। तो अगर ये कटे तो क्या बचा, 2 बचा। अब 2 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2/1 है इसमें अंश भी है और क्या चीज है, हर भी है, और हर जो है 0 नहीं है। मतलब जो वर्गमूल 4 है वो रियल में क्या चीज है, परिमेय संख्या। तो इस दिखावट में नहीं जाना, इसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मान के चलो वर्गमूल 16 है, क्या है, वर्गमूल 16। अब वर्गमूल 16 को अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि हाँ तो इस टाइप का है, लेकिन वर्गमूल 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का घात 2 मीन से कटेगा तो क्या आएगा, 4/1। ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। तो यहाँ पर भी अंश और हर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने अभी तक क्या जाना, अंक के बारे में जान लिए, परिमेय संख्या जान लिया, पूर्ण संख्या जान लिए, पूर्णांक जान लिया, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर स्पेशली याद रखिएगा, पाई जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, आप बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स सीख पाएंगे, है ना भाई। मैं अपना हर एक प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से मैथ्स सिखा पाऊं, ठीक। और इससे फिर आप क्या करोगे, परीक्षाओं को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, मैथ्स तो इजीली बनेगा फिर। चलिए उसके बाद जानते हैं अगला जो चीज है, वास्तविक संख्या। क्या चीज है, वास्तविक संख्या, जिसको कहा जाता है रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देखो ध्यान से सुनना कि रियल नंबर होता क्या है। अभी आपने क्या पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या। तीसरा क्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, परिमेय पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा आपने, अपरिमेय पढ़ा, है ना। तो ये जो तमाम संख्याएं जो होती है ना भाई, जितनी भी संख्याएं, देखो परिमेय में तो पूर्णांक और पूर्ण और प्राकृतिक तीनों ही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो या परिमेय हो या अपरिमेय हो, तमाम जो संख्याएं हैं वो रियल में क्या कहलाएगा, आपका वास्तविक संख्या। मतलब अगर मैं पूछूं वर्गमूल 2 जो है किस प्रकार की संख्या है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये अपरिमेय संख्या है, और आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये रियल नंबर भी है, मतलब वास्तविक संख्या भी है। ओके, ठीक है। तो चलिए आपको वास्तविक संख्या भी समझ में आ गया। जितना भी आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, बोल देना कि वो क्या चीज है, वास्तविक संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सम संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, यदि कोई संख्या है और वो 2 से पूरा भाग चला जाता है, किससे पूरा भाग चला जाता है, 2 से, है ना भाई। जैसे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 4 और क्या लिखा 5, ठीक है, इनसे समझ लो। अब देखो 4 को 2 से भाग देते तो कितने बन जाएगा, 2 दूनी 4, शेष पर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर 4 जो है 2 से पूरा भाग चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। बात आगे समझ में। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो, यदि किसी संख्या की इकाई में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है,
कोई भी संख्या है अगर उसकी इकाई में ना यूनिट डिजिट जो है वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। जैसे आप 5 को देख सकते हैं, इसको भाग देते हैं 2 से तो 2 दूनी कितना होगा? 4 और यहाँ पर से इसको क्या गया? 1। अब ये पूरा पूरा भाग गया क्या? नहीं गया। इसको अगर वो भाग देंगे तो एक दशमलव में आगे आंसर आएगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। अच्छा, जैसे और इसको कैसे पहचानेंगे? यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो इसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या। इकाई में अगर आपको 0, 2, 4, 6 या 8 मिले तो वो क्या होगा? सम संख्या। और यदि इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 मिले तो ये क्या होगा? विषम संख्या। सम संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग जा सकती है जबकि विषम संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी बल्कि कुछ न कुछ शेष बचेगा। चलो अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? अभाज्य संख्याओं की। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। एक अभाज्य संख्या लिखा हमने और दूसरा यहाँ पर लिखा भाज्य संख्या, है ना भाई? तो देखो इधर कैसे होगा। यदि कोई संख्या है आपके पास, वो यदि 1 से भाग जा रहा है पूरा पूरा ना, यदि आपके पास कोई संख्या है वो किससे भाग जा रहा है? पूरा पूरा 1 से। और किससे भाग जा रहा है? पूरा पूरा स्वयं से। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और स्वयं से पूरा पूरा भाग जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? अभाज्य संख्या। मतलब इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? 2 गुणनखंड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 लिखा तो 2 किसे जाएगा? एक तो 2 1 से पूरा पूरा भाग जा सकता है, 1 दूनी 2 और 2 स्वयं से, मतलब 2 से ही पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो क्या चीज है? एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप 3 को भी देख सकते हैं। 3 जो है 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 भी क्या है? अपने आप में एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 5 जो है ये किससे जाएगा? 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और 5 इसलिए 5 भी है एक प्रकार से अभाज्य संख्या। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको मेरा क्लास समझ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक, कहां तक? 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं इसकी संख्या टोटल 25 है। ये आपको याद रखेंगे। इसी प्रकार 1 से अगर हम लोग 50 तक की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या यहाँ पास है 15। कितने हैं? 15। और यदि मैं 51 से लेकर 100 तक की बात करूं तो देखिए 25 था, 15 का कितना होगा? 10। ये 3 बातें आप याद रखेंगे कि 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक टोटल 15 है और 51 से 100 तक टोटल कितना है? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट में आपको एक और बात बताता हूं। यहां पर ध्यान देना, जो अभाज्य संख्याएं आती हैं उनमें से दो केवल ऐसी अभाज्य संख्या जो कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। मतलब देखो 2 है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, उसके बाद कोई भी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये बात भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। चलिए अभाज्य संख्या की बात हमने किया, हमने बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो केवल 1 से भाग जाएगा पूरा पूरा और स्वयं से भाग जाएगा पूरा पूरा। तो जो 1 से जाएगा पूरा पूरा भाग और स्वयं से जाएगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए उसके जस्ट बाद हम लोग बात कर रहे हैं भाज्य संख्या का। देखिए भाज्य संख्या में क्या होगा? 1 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही, साथ ही साथ स्वयं से भी जाएगा। 1 से भी तो जाएगा और स्वयं से भी जाएगा। इसके साथ साथ किसी अन्य से भी भाग जाना जरूरी, मतलब यहाँ पर ये दोनों तो रहेगा लेकिन इसके साथ साथ किसी और संख्या से भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 4 लिया, ठीक है। अब 4 जो है 1 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा और स्वयं से मतलब 4 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके चलते ये 2 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2 और ये 3। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार और देख सकते हैं, जैसे कि 10 है।
10 जो है 1 से जाएगा और 10 से जाएगा, ठीक है, 1 से जाएगा स्वयं से, इसके साथ साथ 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, इसलिए ये क्या ऐसी संख्या होगी अभाज्य की भाज्य, ये क्या होगा भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये तमाम बातें आपको दिमाग में रखना है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब संख्या पद्धति में संख्याओं की सीरीज में हम एक और टॉपिक आपको बताते हैं जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या। क्या थी? सह अभाज्य संख्या। ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। मान के चलो मैं एक संख्या लेता हूं, एक पेयर लेता हूं 2 और 3। इसी प्रकार मैंने लिया 3 और 5। देखो ध्यान से देखना, 2 और जो 3 है, क्या क्या 2 और 3 ये दोनों किससे भाग जाएगा? केवल और केवल 1 से जाएगा। 2 भी 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 भी क्या है 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 और 5 की बात करो, ये भी पूरा पूरा 1 से भाग जाएगा और ये भी पूरा पूरा किससे भाग जाएगा 1 से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 3 का पेयर, 3 और 5 का पेयर है ना भाई। मतलब ये जो 2 और 3 है केवल किससे भाग जा रहा है 1 से। इसका मतलब ये हो कि 2 और 3 का जो महत्तम समापवर्तक है, क्या चीज महत्तम, वो क्या चीज है 1 है। मतलब यदि 2 संख्याएं आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो 2 संख्याएं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया 2 और क्या लिया 3 लिया, क्या लिया 2 और 3, और ये केवल किससे पूरा पूरा भाग जा रहा है 1 से। तो इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या कहा जाएगा सह अभाज्य संख्या। मतलब ये ना तो इसको डिवाइड कर पाएगा और ना ही ये वाला इसको डिवाइड कर पाएगा। मतलब एक साथ में क्या चीज है 2 क्या चीज है अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब अभाज्य, मतलब 2 ठाने अभाज्य संख्या है साथ में है, इसको क्या कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। इसी प्रकार आप देख सकते हो 5 और 7 ये दोनों भी केवल किससे पूरा पूरा भाग जाएगा 1 से, तो इसको क्या कहा जाएगा सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार की परीक्षाओं में सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार हम और ले सकते हैं 6 और 7। देखिए सह अभाज्य का मतलब ये नहीं कि अभाज्य संख्या ही हो ना। वैसे यहाँ पर आप देखोगे 6 और 7 लिखे हैं, 6 और 7, यहाँ पर 6 जो तो भाज्य संख्या, लेकिन इनका पेयर देखो ये भी 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और ये भी, मतलब अगर इन दोनों का क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF, कितना होगा इसका 1। मतलब यदि 2 संख्याओं का HCF अगर क्या हो 1 हो तो ये आपस में क्या कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। HCF ना HCF होना चाहिए, तो 6 और 7 का भी HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। HCF महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे, ओके। चलिए इतनी बातें हो गई, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये जो वीडियो है ना इसको यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग विभक्ति का नियम है उनको समझाएंगे। वीडियो को थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में क्या है मजा आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए हम बिल्कुल एक देसी अंदाज में परीक्षा की तैयारी करेंगे, कोई बर्डन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये पहला क्लास था संख्या पद्धति का, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना, कितनी प्रकार की संख्याएं होती है और उन संख्याओं को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला जानेंगे जातीय मान, दूसरा जानेंगे स्थानीय मान और तीसरा जानेंगे विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम आपको पता है तो आप बड़े से बड़ी चीजों को बता सकते हो, उसको डिजिट को देख करके बता पाओगे कि कौन सा अंक किससे भाग या कौन सी संख्या किससे पूरा पूरा भाग जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और आप लोगों को बेहतर तैयारी होती रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।